हम बहुत ही खास सत्र में आपका स्वागत करते हैं जहां हम कानून और न्याय की दुनिया को करीब से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं भूमिका बाला और आप देख रहे हैं डियर इंडिया टीवी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं एडवोकेट धर्मराज ओलान के साथ, जो कि कानून की दुनिया के एक जाने माने नाम है। नमस्कार सर। नमस्कार आपको और आपके समस्त दर्शकों को। मैं एडवोकेट धर्मराज ओलान सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। मैं इससे पहले 17 साल एयरफोर्स में भी रहा हूं, इंजीनियर। उससे पहले किसान परिवार में पैदा हुआ हूं, तो मुझे किसान, ग्रामीण सतह और डिफेंस, एयरफोर्स पूरा, फिर डिफेंस का सारा सिस्टम, और फिर उसके बाद में लॉ, फिर पैरेलली आई हैड बीन वेरी लाइक स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, तो आध्यात्म की तरफ भी थोड़ा झुकाव रहा। तो बैलेंस जिंदगी के अंदर मैंने बना के रखा हुआ है। तो बच्चे हैं दो मेरे बड़े प्यारे प्यारे, एक लॉयर है, एक साइंटिस्ट है। तो बैलेंस जिंदगी का वो सब बहुत बढ़िया चल रहा है। तो सर, आप अपने वकील बनने के फैसले के बारे में हमें बताएं कि कैसे और क्यों आपने ये फैसला लिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं जब एयरफोर्स में था तो आई वॉज पोस्टेड एट अंबाला, तो आई ज्वाइंड द लॉ जस्ट टू नो द लॉ ऑफ माई लैंड। देयर वाज नो इंटेंशंस टू practice law or something. I was enjoying my Air Force because Air Force is amazing. I salute the Air Force ने जो मुझे ग्रूमिंग दी है, Air Force ने जो मुझे कॉन्फिडेंस दिया, Air Force ने जो मुझे चप्पा, मैं थोड़ा जो है ना एक वांडरर आदमी हूँ, तो एयरफोर्स के कारण से ब्रेकफास्ट जो है ना आपने शिलोंग में किया, लंच आपने कलकत्ता में किया, डिनर आपने जो है ना बेंगलोर में किया, ऐसे हम घूमते रहते थे बीइंग इन एयरफोर्स ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वगैरह के ना। तो वो घूमने का जो मौका मिला, जो कॉन्फिडेंस जो हमारे को मिला, जो टास्क जो हमें बड़े इमरजेंसी टास्क डील करने का मौका मिला, तो हर सिचुएशन के अंदर एक ग्रूमिंग मिली, एक एक्सपीरियंस मिला, एक एक्सपोजर मिला ऑल ओवर इंडिया। उसके लिए इंटरनेशनली जो बाहर के विदेशों के इंजीनियर आते थे, पायलट होते थे, उनके साथ में एयरफोर्स में इंटरेक्शन होता था। बड़ा एक उनके काम करने के तरीके, हमारे काम करने के तरीके, फिर हमारे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे कोने कोने से लोग हमारे इंटरेक्शन में आते थे, तो उनके साथ में उनकी कल्चर, उनकी सोच, उनका रहना सहना। एक होता है ना, एक आप एक विजिट करो एक हफ्ते के लिए 10 दिन से, कुछ भी पता नहीं लगता। एक आदमी सालों सालों तक एक आदमी के साथ आप रहते हो, तो उस टाइम पे पता लगता है, खासकर एक बैचलर लाइफ में जो आप एक इकट्ठे रहते हैं, एक मेस में रहते हैं, तो मतलब एक दूसरे के साथ में बड़े इंटरेक्ट करते हो, तो एक बहुत ही अमेजिंग चीज है जो कि आई कांट पुट इनटू द वर्ड्स। वो जिंदगी को, एक जीवन को एक बहुत ही अलग ही दिशा देता है, जो कि एक बहुत ही अलग लेवल पर आपकी अंडरस्टैंडिंग को, लाइफ को लेके जाता है। ठीक है सर, तो जैसे आपने कहा कि आप एयरफोर्स में थे, तो आप तो उसमें मैं जो है ना अंबाला पोस्टेड था जस्ट टू नो द लॉ ऑफ माय लैंड। मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जो ना इवनिंग कॉलेज लॉ ज्वाइन की, और हम दिन में जो है ना शाम के टाइम पे हमारी 5 से 7:30 8 बजे तक क्लासें होती थी। तो हम कई, मेरे और 2-3 फ्रेंड थे जो कि हम वहां पे शाम को इवनिंग कॉलेज, तो वी वर हैविंग द फील ऑफ द स्टूडेंट अगेन, तो वी जस्ट डिड इट। लेकिन जैसे ही लॉ कंप्लीट हुई उसके बाद में आई फेल्ट इट कि यार एयरफोर्स का बहुत 17.5 साल देख लिया है जिंदगी को, जिंदगी बहुत छोटी है, तो कुछ नया करके दे। किसानी का तो पहले से ही था अंडरस्टैंडिंग, फिर ये डिफेंस की भी होगी, तो मैं कहा चलो लॉ का और देखते हैं। तो मेरे घर वालों ने, मेरे फादर ने कहा कि टांगे तोड़ दूंगा। हमारे हरियाणा में तो जो ना फौज की नौकरी, डिफेंस की कोई सरकारी नौकरी छोड़ना मतलब पेरेंट्स तो बहुत वो हो जाते हैं। मेरे फादर ने कहा मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा अगर छोड़ी तो। लेकिन मैं उस टाइम पे वहां से अंबाला से बॉम्बे पोस्टिंग चला गया था, 1-to-1 हेलीकॉप्टर फ्लाइट। मेरे फादर ने कहा कि अगर नौकरी छोड़ी तो टांगे तोड़ दूंगा। तो मदर भी और वाइफ न्यूट्रल थी, भाई आपकी मर्जी है, जो करना करो। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं छोड़ रहा हूं। तो मैंने, बड़ा इंटरेस्टिंग वो सिचुएशन है, मैंने अपने रेजिग्नेशन पेपर पुट अप किए। मेरे कमांडिंग अफसर रोज डेली मेरे को बुलाते, ही लव्ड मी अ लॉट। तो मेरे को बुलाते, बोला धर्मराज, इट इज नॉट ग्रीन एज यू सी आउटसाइड। तो 7 दिन तक डेली बुलाते रहते मेरे पर। लास्ट में हाउ लविंगली एज ए एल्डर ब्रदर, कमांडिंग अफसर हमारे को डिफेंस के अंदर, तो वी ट्रीटेड एज लाइक फादर फिगर, यू नो। तो 7वें दिन जो है मैंने मेस में आकर के जो है मैंने वापस लेने के लिए एप्लीकेशन लिखी।
लिखी। तो फिर मैंने जब मैं अपने बेड में लेटा तो मैं बोला यार ही लव्स मी, दैट इज वन एस्पेक्ट, नो डाउट इनटू इट, दैट्स व्हाई वो इज फॉर माय सिक्योरिटी, माय सेफ्टी के लिए उसने मेरे को ब्रदरली फादरली जो मेरे फादर बोल रहे हैं, मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं, वैसे ही वो बोल रहे हैं। लेकिन क्या वो मुझे जानते हैं मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मेरे पेरेंट्स जानते हैं मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मेरी वाइफ जानती है मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कोई और दूसरा बंदा जान सकता है मैं क्या कर सकता हूँ? सिर्फ मैं धर्मराज ही जान सकता है कि धर्मराज क्या कर सकता है। तो मैंने इमीडिएटली जो लेटर लिखा था जो है ना वापस लेने के लिए, मैंने उसके कम से कम भी 100 टुकड़े किए। एंड आई वॉज टू माई मेस, 4th फ्लोर पे था। मैं खिड़की में गया और मैंने कागज को ऐसे फेंक के मारा, और वो मैंने जो उनकी जो कागजों के टुकड़ों को ऐसे हवा में उड़ते उड़ते सेटल होते देखा ना, मुझे अपने उसके कागजों के टुकड़ों के अंदर मुझे अपनी जैसे मेरी विंग फैली हुई है, मैं फ्री हूं आसमान में उड़ने के लिए। वो मुझे इतना गहरा एहसास हुआ फ्रीडम का कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। वो उसके लिए मेरे को एक बार ये यहां से निकलना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डे जब मैं ये डिसाइड करके कि नहीं मैं मेरे को जाना ही है, मेरे कमांडिंग अफसर ने फिर मेरे जो बुलाया, तो जैसे ही मैं उनके कैबिन में गया विद ब्रॉड स्माइल, पहले मैं थोड़ा दुविधा में जाता था कि लूं या नो नहीं लूं, या उस दिन मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में विद ब्रॉड स्माइल जब उनके ऑफिस में घुसा तो ही थॉट दैट आई डिसाइडेड नॉट टू गो। ही सेड वेलकम बैक। आई सेड नो सर, थैंक सॉरी, आई वांट टू गो। तब उसने फिर पता नहीं बोलता, आई सॉ द फायर इन योर आईज, कॉन्फिडेंस इन यू, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, गो अहेड विद इट। ही shook hand and that's it. And then left the Air Force। और फिर मैं बॉम्बे में प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। मेरे घर वालों ने कहा कि भाई ठीक है अभी कर छोड़ ही दिया था, ये चली बात है, आई एम देयर बिलव्ड सन, बोलता आ जाओ। तब मैं यहाँ आ गया। तो फिर उसके बाद में ये वकालत की प्रैक्टिस स्टार्ट हुई जी। और परमात्मा की कृपा है, एक ही चीज है वकालत के अंदर, हार्ड वर्क। दूसरा क्लू है हार्ड वर्क। तीसरा लास्ट मेन जो इसकी की है हार्ड वर्क। वो हमने एयरफोर्स से, क्योंकि दैट्स व्हाई आई सैल्यूट टू एयरफोर्स। एयरफोर्स ने हमें सेल्फ डिसिप्लिन सिखाया, किसी के पुश करने, क्योंकि जब एक जहाज के अंदर आप जो है ना वो एक एश्योर करते, फॉर्म 700 साइन करते हो, सर्टिफिकेशन बिफोर द फ्लाइंग, पायलट ट्रस्ट यू। पायलट को पूरा ट्रस्ट होता है कि अगर मैंने साइन किया हुआ है तो इसका मतलब दिस एयरक्राफ्ट इज 100% फिट टू फ्लाई। तो मैं उसमें कोई somebody's लाइफ इज एट स्टेक, कई बार ट्रांसपोर्ट करने हंड्रेड्स ऑफ द पीपल आर सिटिंग देयर, सो मैं उसका रिस्क नहीं ले सकता कि मैं कैजुअली साइन कर दूं उसको। ये कोई ट्रक नहीं, या ये नहीं है कि भाई जो कार है कि मैं साइन कर दिया कोई बात नहीं, यहाँ जाके खड़ी हो जाएगी, वो उस पर रिकवरी वैन को बुला लेंगे, वो तो फिर खत्म है। तो वो जो इतने साल काम करते 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 एक इनकलकेट होगी एक हैबिट कि सेल्फ डिसिप्लिन, किसी के कहने से नहीं, किसी के पुश करने से नहीं, मेरे को पता मुझे क्या करना है, किसी के उसकी जरूरत नहीं है। तो वो जो एक इनकलकेट हुई जो सेल्फ डिसिप्लिन वाली बात, उसने मेरे को इतनी स्पीड से, मेरे ख्याल में मैं विद इन 6 मंथ मेरे पास मर्डर केस था, एंड आई प्रूव दैट। आज भी जस्टिस खन्ना जो है ना कभी मिलते हैं तो वो याद करते हैं कि धर्मराज ओलान, आई रिमेंबर योर दैट केस, दैट आर्गुमेंट। सर आपकी स्टोरी तो काफी इंस्पायरिंग थी इस फैसले की, लेकिन एक जो पहला केस होता है हर वकील के लिए वो बहुत खास होता है, तो क्या आप अपना अनुभव साझा कर सकते हैं? हाँ, पहला केस वही जो बताया मैंने, योगेश खन्ना, जस्टिस योगेश खन्ना जो है ना वो मेरे को आज भी याद करते हैं। उसके अंदर क्या हुआ था कि वो उस टाइम में डिस्ट्रिक्ट 30 हजारी कोर्ट के अंदर ये मर्डर का केस था। मेरे पास पहला केस आया 3 महीने की वकालत के, 3 महीने के लगभग मैं यहाँ दिल्ली में आया हुआ था। तो एक बंदा मेरे पास में आया किसी के रेफरेंस से। मैं कुछ दिन जो है ना वहां पे अपने डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर प्रैक्टिस की थी, तो वहां पे किसी मुंशी के भांजे का मर्डर केस था। तो उसने 3 महीने में उस बंदे ने ये देख दिया, पता लगा दिया था कि भाई यहाँ इस बंदे के अंदर कैलिबर है, बहुत मेहनती है। तो उसका जब मैं यहाँ पे आया तो वहां पे उसने अपने जीजा को कहा कि एक वकील गया है यहाँ से दिल्ली के अंदर, आप उसको एंगेज करो, नया है लेकिन आप एक बार बात करो उससे। तो उनके फादर मेरे पास में आए, तो मेरे पास में बल्कि प्रॉपर चैम्बर में नहीं था, मैं किसी दूसरे के चैम्बर में बैठा, तो उन्होंने मेरे को आगे फाइल दिखाई। मैं बुला के जो ना ठीक है बैठ जाओ, चुपचाप वो बैठे रहे। मैं 1-1.5 घंटा उसकी फाइल को पढ़ा। मैं कहा कैसे आए हो गाड़ी? मैं कहा अभी मेरे को स्पॉट पे लेके चलो।
ये करनाल बाईपास के ऊपर जो है ना, ये नाला जो है करनाल बाई नाले के अंदर, उसमें डेड बॉडी पड़ी मिली थी, स्ट्रैंगुलेटेड केस। तो मैंने उसको स्पॉट का इंस्पेक्शन किया, उसकी गहराई कितनी है, उसके पानी का फ्लो कितना ज्यादा है, उसके अंदर कितनी मतलब जो डेड बॉडी को जो है ना कितना उसका कितना स्टकअप करने की गुंजाइश है, आसपास के बस स्टैंड है वहां से विजिबिलिटी लोगों की कितनी है, कितना मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन है, कहां से वो विजिबल है वो स्पॉट, कितनी वहां पे आसपास जो एक चाय के खोमचे वगैरह उनसे पर्सनल इंटरव्यू करके, और वो बंदे चुपचाप, कोई क्वेश्चन नहीं उनका। ये पूरा का पूरा केस जो है ना, मैं अपने वहां पे गाड़ी में जब आ रहे तब भी मैं उस फाइल को पढ़ते हुए आ रहा था, मैंने उनसे कोई बात नहीं करे। ये करके भी वापस जाते जाते मैं उसको पढ़ रहा हूं, अपने नोट्स बना रहा हूं प्रॉपर प्राइवेटली। तो ये चीज जो है ना, ये हर वकील जो है ना लॉ के स्टूडेंट को और लॉ के उसको सुनने जैसी बात है। ये मैं बॉम्बे के अंदर में एलएलएम मैं एडमिशन लिया था, तो वहां पे हमारे एक बॉम्बे का फॉरेन इंजीनियर, ही केम एज ए विजिटिंग प्रोफेसर टू अस, उसने एक बहुत बड़ी टिप दी थी हमारे को, जो वो हर किसी क्रिमिनल लॉयर को सुननी चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दैट विल मेक यू वेरी डिफरेंट क्रिमिनल लॉयर। के आप जब जो है ना कोई भी इन्वेस्टिगेशन, आपकी चार्जशीट की फाइल आपके पास में आई, उसको पढ़ो आप, लेकिन आप स्पॉट इंस्पेक्शन कीजिए इंडिपेंडेंटली, लाइक जो है ना जैसे आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, उसको पूरे के पूरे सीन को रीबिल्ड कीजिए, रिकंस्टिट्यूट कीजिए, और उसको पूरा का पूरा वहां पे लोकली अपने लेवल पे लोगों से पता कीजिए, सब कुछ पूरे हालातों को पता कीजिए आप ये क्या है और ये क्या है, ताकि आप जब क्रॉस एग्जामिनेशन, क्योंकि आईओ ये कभी सोच नहीं सकता कि ये बंदा जो आपसे सवाल पूछ रहा है वो उस जगह के एक चीज का पता है उसको, तो उसको एक सरप्राइज होगा। सरप्राइज सबसे क्रिमिनल लॉ के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन में सबसे बड़ी चीज होती है सरप्राइज जो है ना। सिविल के अंदर क्योंकि पता होता डॉक्यूमेंट से बाहर आप ना जा सकते ना सवाल पूछ सकते, उसको पता होता कि कहां से सवाल पूछ सकता है ज्यादा। क्रिमिनल लॉ के अंदर क्रिमिनल के क्रॉस एग्जामिनेशन का आपको पता ही नहीं कहां से सवाल पूछ लूंगा। तो मैंने उसको ट्रेड को मैंने अडॉप्ट किया इसमें पहले केस के अंदर, एंड मेरा इतना एक होता ना विजन, इतना होता उस केस में, मेरा विजन ऐसे पूरा खुल गया 360। और मैं जब आगे चैम्बर में बैठा तो वो लड़के के फादर ने आज तक आई कैन नॉट फॉरगेट द वर्ड्स, उसने कहा सर बोला आप जो है अभी तो एविडेंस भी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन आप 5वें वकील हैं जिसको हम एंगेज कर रहे हैं, लेकिन मैं ये मेरे बेटे को चाहे सजा हो, फांसी हो जाए, लेकिन मैं वकील चेंज नहीं करूंगा, ये मेरे वर्ड से। क्योंकि जिस तरीके से आपने इस केस को कंडक्ट किया, जिस केस से तरीके से आपने इसको समझने की कोशिश की है, मैंने आज तक, मैं कोर्टों में बहुत मेरी जिंदगी बीत गई, मैंने आज तक ऐसा वकील नहीं देखा जो इस नजर से, इस तरीके से जो है ना केस को डील करता पहले दिन से। और वही हुआ फिर उसके अंदर, फिर अब आ जाते योगेश खन्ना जी जो है ना, उस टाइम पे सेशन जो होते थे, और वो अगर सुनते होंगे वो तो कहेंगे ही वाज ए वेरी कन्विक्टिंग माइंड। वो उनको पता लग जाए कि हाँ मर्डर किया हो, चाहे गवाही कुछ की कुछ भी हो, वो जो है सजा करते ही करते थे। और वो एक चीज और करते, जब पता लग गया, वो आयु से क्या आम आदमी को पता लग जाता कि ये केस झूठा है सच्चा है, भाई गवाह तो क्रिमिनल के खास करके गैंगस्टर्स वगैरह उनके गवाह टूट जाए, लेकिन कोर्ट को तो ये पता होता ना कि हाँ मर्डर तो इन आदमियों ने किया हुआ है। तो वो क्या करते थे कि इवन एविडेंस को भी जो है ना, विटनेस ने कुछ बोला वो कुछ का कुछ लिखवा देते, थोड़ा बहुत इधर से उधर कर देते थे। विटनेस कोई ऐसी चीज कर जो कि उसको फेवर कर रही है तो वो उसको थोड़ा इग्नोर करके थोड़ा थोड़ा माइल्ड करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक दिन करते करते एक विटनेस कुछ बोल रहा है, वो कुछ लिखवा रहे हैं। मैंने कहा सर ये तो नहीं कहा, ही टोटली इग्नोर्ड मी लाइक आई डोंट एग्जिस्ट। दूसरी बार, तीसरी बार हुआ तो मैंने जो है ना बड़े एग्रेसिव वे से फाइल बंद की और मैं कोर्ट छोड़ के जाने लगा। तो उन्होंने कहा मिस्टर काउंसिल वेयर आर यू गोइंग? ही शाउटेड एट मी, माय लॉर्ड सेज यू आर ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यू आर होल्डिंग द कोर्ट, I objected thrice. You did not give me any heed. So that is not my in control to control you. Yes, there is but one thing is in my control, that I will return this brief back to my client. I will return the fees back to my client,
and I will ask for the sorry, I cannot stand for you in the court. So my conscience does not allow me to be here as a criminal lawyer, in this case as a defense lawyer. खन्ना साहब ने जो है ना, उन्होंने कहा कि ऐसा क्या गलत लिखा। माजी लुक, विटनेस ने हिंदी में ये बोला, आपने इंग्लिश में लिखवा कि ये इसकी ट्रांसलेशन नहीं। एविडेंस के अंदर कभी भी जो लिखवा दिया गया उसको चेंज नहीं कर सकते कोई, लेकिन उन्होंने वो 4 लाइन चेंज की, करेक्ट की, चेंज नहीं की, करेक्ट की। और उसके बाद में मेरे थ्रू आउट ट्रायल में उन्होंने वो चीज फिर दोबारा से नहीं की। फिर आया उसमें एक डॉक्टर का एग्जामिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, उसको वो याद रखते हैं। जस्ट ये थे डॉक्टर खाका, एम्स के फॉरेंसिक साइंटिस्ट, जो कि अपने आप को तोप मानते थे दिल्ली के अंदर, उससे बड़ा साइंटिस्ट नहीं हुआ है फॉरेंसिक साइंटिस्ट। वो बड़े बहुत ही बदतमीजी से पेश आते थे लॉयर से, क्योंकि लॉयर एक लॉ ग्रेजुएट है, उनको बायोलॉजी कभी पढ़ी नहीं हुई, दे आर नॉट ए डॉक्टर, दे आर नॉट मोर जो MBBS करने के बाद दे आर MD इनटू द फॉरेंसिक साइंस, दे आर द मास्टर। तो एक वकील की क्या औकात हो सकती है कि उसको जो है ना ट्विस्ट कर सके उसको, एक डॉक्टर को। तो डॉक्टर वो इस एटीट्यूड के साथ आता था कि यस, विदाउट पढ़े हुए, विदाउट उसको। मैंने जब उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करना शुरू किया तो कहता है ही वॉज नॉट आंसरिंग डायरेक्ट, मतलब प्रॉपरली। तो आई स्टार्टेड गिविंग राइटिंग द क्वेश्चंस, आंसर दिस, देन ही बाउंड टू आंसर इट। फिर उसके अंदर क्या था, स्ट्रैंगुलेशन का केस था, उसके स्ट्रैंगुलेट करके डेड बॉडी को उसमें डाला हुआ था। तो मैंने उससे, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है वो, मैंने उससे पूछा कि भाई क्या डॉक्टर साहब आपने उसके नेल, डिसीज्ड के जो डेड बॉडी के नेल क्लिप किए थे, काटे थे? मतलब फॉर व्हाट? वेरी एग्रेसिव, वेरी लाइक नेस्टी वे। तब मैंने बड़े, उस दिन मैं फिल्मी स्टाइल में था पूरा जो है। तो मैंने कहा डू यू नो द हैना फोस्टर केस, हैना फोस्टर केस? बोला नो, आई विल टेल यू, दैट वाज वेरी फेमस एट द टाइम। उसमें क्या हुआ था, लंदन के अंदर एक सरदार था, उस बंदे ने जो है, एक ड्राइवर था किसी फैमिली के अंदर, उसने वो लड़की के साथ में, उनकी बच्ची के साथ में रेप और मर्डर करके वो लंदन छोड़ के भाग के आ गया था। तो वो वहां पे क्या होते हैं, दे आर वेरी प्रोफेशनल, पहले मेडिकली जो है ना चीजों को एविडेंस कलेक्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो विक्टिम थी बच्ची, उसके नेल के अंदर से उन्होंने उसके वो लिया, और वो जो एक्यूज था उसकी बेटी के साथ में DNA कनेक्ट करवाया उनका, वो कंफर्म हो गया, वो कोली नाम था उसका। तो उसके कनेक्ट हो गया कि हाँ ये मर्डर करने वाला वही बंदा है। वो यहाँ सिक्किम में अरेस्ट हुआ, उसके बाद वापस हुआ डिपोर्ट। मैंने तब उसका हवाला दिया कि सिर्फ आप कहते फॉर व्हाट, मैं कहा आपने अगर ये किया हुआ था, ये DNA से अगर किसी भी एक्यूज से अगर वो मिल जाता, क्योंकि कारण क्या होता है कि कोई आदमी स्ट्रैंगुलेट करता है ना किसी को, तो मान ले पीछे से स्ट्रैंगुलेट करता है, तो उसका जो भी मैं पकड़ूंगा, क्या होता है ना कि आपकी पूरी एनर्जी इसमें आ जाती है। आपने बताया ना कि अब ब्रूसली जो है उंगली को आपकी छाती के अंदर ऐसे पेनिट्रेट कर सकता था, क्यों कि उसके अंदर इतनी वो थी पावर, जब पूरी ताकत जो है ना उंगली में ले आता है। एक फुटबॉलर है ना, जब कभी वो किक मारता है तो पूरी बॉडी की एनर्जी उसकी किक पे आ जाती है, पूरी एनर्जी को वहां पे। तो ऐसे ही जब मारता है तो उसकी पूरी एनर्जी जब जान पे आ जाती है ना, तो वो बंदे की पूरी कितना भी वीक हो उसको पकड़ता है तो इवन उसके स्वेट भी आ जाए, फॉरगेट अबाउट, बाल आ जाए, स्किन का थोड़ा पार्ट आ जाए, इवन स्वेट आ जाए, तो वो DNA से कनेक्ट हो जाता है। तो मगर आपने जो गलती की है ना, अगर आपने ये किया होता ना, तो और कोई भी एविडेंस की जरूरत नहीं थी। ये दिस वाज, अगर ये एक्यूज्ड है तो ये एविडेंस इनफ थी इसको कन्विक्ट करने के लिए, और अगर इसने नहीं किया हुआ तो यही एक एविडेंस होती इसको एक्विटल करने के लिए। और आप मेरे से पूछ लें फॉर व्हाट? तो ऐसे कर करके कैन यू बिलीव 36 पेज का क्रॉस एग्जामिनेशन, 36 पेज। पहले तो उसने क्या ना, लंच टाइम हो गया, लंच टाइम पे इट वाज ए मंथ ऑफ जनवरी, सर्दी है पूरी। ही आस्क्ड फॉर ए वाटर, कहते हैं पानी मंगवा दिया। कहावत मैंने उस दिन पहली बार देखा कि आदमी को ही बस, उस बंदे ने पानी मांगा, पानी पी करके लंबा सांस लेकर खन्ना साहब से पूछा, सर कैन आई बी रिलीव्ड फॉर टुमारो?
योगेश खन्ना जी ने पूछा था उनसे कि डॉक्टर साहब आज से पहले किसी ऐसे वकील से पाला नहीं पड़ा होगा, तो यू ऑनेस्टली सेड सर नो, ही इज रियली ओवर प्रिपेयर्ड। फिर बाहर निकला तो अगर मेरे को कहने लगा, बोलता है वकील साहब मैं पहली बार मतलब जो ना जलील महसूस कर रहा हूं, ह्यूमिलेटेड फील कर रहा हूं कि मुझे ऐसा शर्म आ रही कि मैं डॉक्टर हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, आपने मुझे हिला के रख दिया आज जो है। फिर अगले दिन क्रॉस हुआ, फिर उसने मेरे से कहा कि भाई जो ना आप अपना नंबर दो। मैंने नंबर दे दिया, बोला मेरा नंबर लो, ले लो। तो उस टाइम पे तो मोबाइल वगैरह का इतना वो क्या कहते हैं, ये एंड्रॉइड वगैरह दूसरे वाला था, तो उन्होंने मेरे को नंबर, मैं बोला मेरे को नंबर मत दे। बोला क्यों? मैं पागल आदमी हूं। बोला मतलब? मगर रात को 2:30 बजे मैं फाइल पढ़ रहा हूँ ना, मुझे कोई सवाल उठ गया मैं घंटी बजा दूंगा। फिर मत बोलना वकील साहब ये कौन सा टाइम है, कोई शर्म आनी चाहिए आपको जो ये घंटी में। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मेरे को नंबर, मेरे मोबाइल में नंबर मिला तो मैं कॉल कर दूंगा। एक बात वो झेप ऐसे पागल आदमी को कौन नंबर देगा? ठीक, बुला आपकी नजरों मुझे कुछ चीज नजर आ रही है, आप लो नंबर ले। तो वी बिकेम ए वेरी गुड फ्रेंड। तो योगेश खन्ना जी को ये चीज याद है, तो जब हाई कोर्ट में एलिवेट हो तो हमारा 30,000 के अंदर वो फैसिलिटी सेंटर वो था, उसका था फंक्शन था, उसके अंदर कैन यू बिलीव मिस्टर ओलान आई रिमेंबर योर दैट क्रॉस एग्जामिनेशन। तो उसके अंदर फिर जो है ना लास्ट में फिर फाइनल आर्गुमेंट के टाइम उसमें 2 वकील और थे। मैं तो बताया ना 3 महीने की वो क्या लगे, मेरे से पहले के एक वकील थे जो दोनों ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस करे, मिस्टर रलन और मिस्टर थे राजपाल। वो 3 एक्यूज थे, मेन एक्यूज मेरे पास 2 उनके पास में थे। तो वो बड़े बड़े दिग्गज लॉयर, बड़े एक्सपीरियंस लोग थे, 20-20, 25-25 साल के, 30-30 साल के। तो आर्गुमेंट करने के लिए वो खड़े हो गए। तो मिस्टर योगेश खन्ना ने कहा कि नो, मिस्टर ओलान विल लीड द केस आर्गुमेंट। तब मेरे को तो उनके पीछे खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरी कोई ईगो नहीं है, लेकिन उनकी ये ईगो स्ट्राइक होगी कि हम कल के आए वकील के पीछे खड़े होकर के आर्गुमेंट सुनेंगे। तो वो कहते हैं ठीक है सर, इनकी खत्म हो जाए तो हम बुला लेना। तो वो अपने मेरे को 7 डेटों पर रोज की रोज दोपहर को 2:30 बजे 3 बजे मेरे शुरू करते थे, 4:30 4-5 बजे तक मेरे को सुनते थे। और डेली मेरे को कभी भी कोई भी जज आपका आर्गुमेंट सुनता है तो ये नहीं कहता है कि मैं तुम्हारे को यहां सजा कर दूंगा इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन इट वॉज ए वेरी अमेजिंग क्लासिक केस फॉर इन माई लाइफ। जस्टिस योगेश खन्ना बोलते हैं, उस टाइम पे मिस्टर योगेश खन्ना बोलता है मिस्टर ओलान कैन यू क्लैरिफाई, कैन यू सेटिस्फाई मी ऑन दिस पॉइंट, अदरवाइज आई विल कन्विक्ट यू हियर, माय लॉर्डशिप गिव मी टाइम। मैं उस टाइम पे रिमेंबर इट, आई स्ट्रेट वे गो टू सुप्रीम कोर्ट लाइब्रेरी और मैं प्रिवी काउंसिल ब्रिटिश टाइम के जजमेंट्स मैं 1975 से पहले के जजमेंट पढ़ता था उस टाइम मजे, क्योंकि वो मैं कारण बताऊंगा कि उस टाइम के जो जजेस के लिखे हुए जजमेंट होते थे ना वो इतने प्रैक्टिकल होते थे, ऐसे लगता था कि वो जज ने जो ना बिल्कुल सीन को देखा हुआ है, गांव की या उस हालात को पूरा देख करके लिखा हुआ है। आजकल के जजमेंट को पढ़ोगे तो टोटली कट पेस्ट होता है और बड़ा फिलोसफिकल होता है, उसको लगता नहीं कि वो एसी रूम में बैठ करके लिख दिया, उसको जो इन्फॉर्मेशन लिखी उसकी वजह, लेकिन वो अपनी विजडम को यूज करते थे पहले वाले जज। तो मैं उनको पढ़ता था क्योंकि कॉमन सेंस, क्योंकि लॉ कॉमन सेंस से आती है, कॉमन सेंस इज अ लॉ इन फैक्ट, ठीक है। तो आपकी एक तो होता है आप पढ़े हुए वर्ड बोलो तो आपके दिमाग से दिमाग में जाएंगे, अगर आप एक्सपीरियंस जो होता है वो दिल से आता है, वो दिल से दिल में हमेशा माइंड टू माइंड हमेशा कंफ्लिक्ट होता है, दिल से दिल कभी भी कंफ्लिक्ट नहीं होता है, वो बहुत गहरे से गहरे में जाता है, आदमी को अंदर से इतना पेनिट्रेट कर जाता है कि वो उसका पार्ट बन जाता है। तो मैं आकर के एक्सप्लेन, फिर अगले दिन फिर ये कहता है, फिर अगले दिन ये कहता, ऐसे कर करके 7 दिन करने के बाद जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर यादव, आई स्टिल रिमेंबर हिज नेम, मिस्टर यादव, तो उन्होंने कहा सर ही इज रियली ओवर प्रिपेयर्ड। तो मैंने जो है ना उसको 7 दिनों तक खत्म करके बोलता एनीथिंग सर और कुछ हो तो मैं उसको कोशिश करूंगा सेटिस्फाई कर, बोला पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोला इज ओवर प्रिपेयर्ड, फर्स्ट टाइम आई एम कंसीडिंग टू द एनी डिफेंस काउंसिल इज ओवर प्रिपेयर्ड। जब राजपाल जी और रलन साहब आए तो बोला जी जो उनको कहा इनको बुला लो, जो वो आर्गुमेंट जो भी पॉइंट का बोला ये ऑलरेडी कवर्ड, दिस वन इज ऑलरेडी कवर्ड, बोला ठीक है सर। और जब ऑर्डर सुनाया तो ये दिस वर द वर्ड्स ऑफ, बोलता आई नो
that you have done the murder. बट एविडेंस मिस्टर ओलान ने जो अपनी मेहनत से जो इस केस को इतना डेवलप किया, इट इज नॉट द मैं एक्विटिंग ओनली बिकॉज ऑफ द मैन, लेकिन उन्होंने केस को इतना सेटर कर दिया है, प्रोसिक्यूशन के केस को इतना सेटर कर दिया गया है कि दे हैव नॉट प्रूव्ड द केस बियॉन्ड। आई नो कि तुमने आदमी मारा हुआ है, लेकिन एविडेंस इन्होंने इतनी मेहनत करके इतना आपको जो है ना बचा लिया है, मैं एक्विट करता। That was a very interesting, दो लर्निंग, एक ऐसा क्लासिक केस है जो एक नए लॉयर को ये कैसे आपको ब्रीफ पढ़ना है, उसको कैसे उसको पैरेलली इन्वेस्टिगेट करना है और कैसे एक्सपर्ट्स वगैरह के लिए तैयार होके जाना है। कभी भी ये ना सोचो कोई एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट भाड़ में जाए, मैं आई एम द एक्सपर्ट, ठीक है, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी कोई नहीं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ मत जाइए जी, लेकिन उसके लिए तैयार करके जाइए। ये नहीं कि आपके दैट्स व्हाई हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। जब मेरी फाइल आती है तो मैं रात को सोता नहीं हूं, और पूरी रात में सोए बिगर सुबह फिर भी एक्सरसाइज वगैरह करके मैं पूरी 10-11 किलोमीटर की डेली अभी भी रोड रनिंग करता हूं। आई एम 61 नाउ, ठीक है, करके बाद में जाता हूं, उतना ही फ्रेश जाता हूं जैसे मैं रात को पूरा इसको पढ़ता हूं। मैं अदर देन द लॉ की किताब मैं पूरी रात पढ़ सकता हूँ, लेकिन कोई और मेरे को बेस्ट सेलर बुक मेरे को कई दोस्तों ने दिया कि भला आपकी शक्ल भी उस जैसी लगती है, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, भला आप इसको जरूर पढ़िए। वो 6 साल मतलब साल 2 साल मेरे पढ़ी, मैंने फिर आगे किसी को गिफ्ट कर दी, मैंने उसमें एक पेज खोल के नहीं पढ़ा। तो मैं लॉ की किताब, मुझे पता नहीं, मुझे नींद नहीं आती, दूसरी कोई किताब मेरे को तीसरा पेज चौथा पेज मैक्सिमम में सो जाऊंगा। आई कांट रीड। ये मिस्ट्री है, ये क्या परमात्मा क्या किस चीज के लिए बनाया मुझे नहीं पता। मैं नेचुरल तरीके से चलता हूँ, जो परमात्मा मेरे को गाइड करता है, जैसे मेरा वो बनाया हो मैं वैसा का वैसा जीता हूँ, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं करता, कोई गलत नहीं करता। एंड दैट्स व्हाई। जी चलिए, तो ये तो आपका था फर्स्ट केस का एक्सपीरियंस। कई बार ऐसा होता है कि जो क्लाइंट होता है वो एडवोकेट से झूठ बोलता है, दोषी वही होता है पर वो उससे झूठ बोलता है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? यस, आते हैं वो झूठ बोलते हैं, लेकिन ये मेरा अपनी एक पर्सनालिटी है कि वो 15-20 मिनट से ज्यादा झूठ बोल नहीं सकता। जी आप बताएंगे कैसे? क्योंकि मैं डूबते हुए आदमी को देख करके ये बता सकता हूं उसका बाप किस बीमारी से मरा है। इतना खतरनाक हूं मैं। झूठ तो मैं तुरंत पता लग जाता है, बता देता हूं। डॉक्टर को और वकील को झूठ बोलोगे अपना नुकसान, मेरा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, फीस तो मैं आपसे लूंगा, नुकसान किसका होगा? आपका ही होगा। अगर डॉक्टर के पास में जाए, आपके सर में दर्द है, आपने बता दिया पैर में दर्द है, दवाई उन्होंने पैर के दर्द की दी थी, उसका साइड इफेक्ट होगा सर का दर्द ही रहेगा। हु इज लूजिंग? ही हैज टेकन द फीस। तो मैं उस तरह से उसकी काउंसलिंग करता हूं, तो फिर मेरे सामने ऐसे फट जाता है, खुल जाता है। इसलिए खासकर मैट्रिमोनियल इश्यूज के अंदर वो आदि जो उसकी वाइफ या हस्बैंड ने जो बुरा किया है वो बता देते, जो उसने किया वो नहीं बताते। तो मैं इनसे बात करता हूं तो पूरा बता देते जी हाँ मेरी भी यहाँ गलती है। तो कितने केसेस है मेरे जिसके अंदर जो है ना, फिर मैं कहता हूं कैन आई मीट योर पार्टनर? सर में कोई नहीं। तो कोर्ट में ऐसे कितने केसेस में हुआ है कि कोर्ट में आकर के जब मैंने बात की है तो दूसरी पार्टी को मेरे ऊपर अपनी पार्टी से भी ज्यादा विश्वास हो जाता है। वो सर आप जो से मेडिएशन वगैरह जाते हैं, सर आप जो कहेंगे वो कर देंगे। और कई केसेस में ऐसा हुआ है कि जिसके अंदर मैंने बाहर के बाहर मिलवाए बिफोर इवन लिटिगेशन, मगर किस लिए? जिंदगी का कुछ भरोसा कल हो ना हो। अगर जिंदगी के अंदर प्यार से नहीं रह सकते तो दुश्मनी में भी मत पालो। आप एक रस्सी लो, ठीक है, वो रस्सी समझ लो, मैं उसको रस्सी को एक इतनी रस्सी है उसको लाइफ लाइन मानता हूं। उसमें लाइफ में आपकी है, उसमें आपने एक गांठ मार दी, फिर एक 2 गांठ मार दी, फिर तीसरी गांठ मार, 4 गांठ, आपकी रस्सी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। छोटी हो जाएगी। तो आपके हाथ में, जितने लोगों से आप कुंठा रखेंगे, जितने लोगों से आप घृणा करेंगे, उतनी आपकी लाइफ सिकुड़ती चलेगी। तो चॉइस इज योर्स। यू वांट टू हैव ए हेल्दी लॉन्ग लाइफ, और आप ये गंठीली छोटी जिंदगी चाहते हो, दैट इज योर चॉइस। तो वो खुल जाते हैं। और फिर जो अगर वॉलंटियरली फिर कहेगा कि या तो इकट्ठे हो जाते हैं, तो आई एट माई कॉस्ट आई टेक देम फॉर डिनर टुगेदर, और अलग भी हो जाते हैं, हैप्पीली अलग हो जाते हैं, अगेन आई टेक देम फॉर द लास्ट, ताकि मैं कहता हूं कि लास्ट में जाओ तो बिल्कुल स्माइलिंग फेस से सेपरेट।
ताकि आपके दिमाग में, आपके अंदर कंठा ना रहे। क्योंकि ये एक बौद्धिक तंत्र के अंदर आता है कि आप यहां पे बैठे हुए, अमेरिका में बैठे हुए बंदे के लिए, किसी के लिए प्रति घृणा आपको, तो उसके अंदर आता है कि वो इफेक्ट आपका हीलिंग से कहते हैं ना, यहां बैठे बैठे किसी को हील कर, तो यहां मैं किसी के प्रति घृणा रखा हुआ हूं, तो अमेरिका में वो बंदा बैठा हुआ, तो उसको घृणा जाती है, उसके ऊपर उसकी एनर्जी का इफेक्ट होता है। अगर मैं उस पे कितना होता है, वो 10-15% होता है, लेकिन आप कभी भी देखना, जो आप किसी से घृणा के मूड में हो, 1 सेकंड के लिए पॉज करना अपने ऊपर, वही के वही रुक जाना, आप पाओगे आपका पूरे शरीर के अंदर जो है ना सिकुड़न है, जकड़न है, वो आपकी एनर्जी के फ्लो को रोकता है। तो वो उसको कितना नुकसान हुआ, वो तो 10-5 पर होता है, उसको 10-5 पर, आपको तो पूरा का पूरा 100% हो गया। और आपको सपोज पे प्यार है किसी को, बंदा दूसरे प्लेनेट पे है और आप यहां प्यार कर रहे हो, तो वो प्यार की एनर्जी उसको जाती है, हीलिंग एनर्जी आती है, और आपको जो है ना, आप तो इतने, आप मतलब इतने आनंद में होते हो। सोचा होगा ना कभी किसी को बहुत प्यार करते हैं आप, और वो आदमी आपको याद आ जाए, और उसको मोमेंटरी पॉज करना, आप कितने आनंदित होंगे उस टाइम। तो आप ये जिंदगी जीना चाहोगे या वो जिंदगी जीना चाहो, चॉइस इज योर्स। इट्स सो सिंपल, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम के हमारे को जो है ना, ये चीजें, हमारा एजुकेशन सिस्टम इज सो करप्ट। हमारे को इब्राहिम लोदी, हमारे को पानीपत की लड़ाइयां, हमारे को फलाना लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, ये लड़ाई, अरे भाई काहे को, जिसको बड़ा होगा, किसी को इंटरेस्ट होगा पढ़ लेगा। बच्चों को छोटी क्लासों के अंदर ये चीजें पढ़ानी चाहिए, जो शिव सूत्र 112 विधियां शिव ने पार्वती को दी कि जिंदगी को कैसे जिया जाए। ठीक है, पार्वती शिव जो है, पार्वती शिव से सवाल पूछती थी कि भोले जो ना, मेरे को ये प्रॉब्लम है इस जिंदगी को, मैं क्या, ये मेरा सवाल है क्या, तो कभी भी जवाब नहीं देते थे, कभी भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। वो उनको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जो उनको ऐसी सिचुएशन डाल देते जिसके कारण से उसके अंदर निकलती थी, तो निकल के कहती थी, वो सवाल का आंसर मिल जाता था। लेकिन नाउ वो एक होता है बोरोड आइडिया, मैं आपको जो बोल रहा हूं ये अभी भी मेरी सच्चाई, आपकी सच्चाई नहीं है, लेकिन इसको जो आप जी के देखोगे, रात को आपको किसी घृणा करके देखोगे, एक बार प्यार करके देखोगे, फिर अपने आप को, उसके बाद आपकी सच्चाई हो। अभी तक आपकी सच्चाई में, मेरी सच्चाई आपकी नहीं है, तो वो उसको उनकी सच्चाई हो जाती थी। तो 112 विधियां थी गीता के अंदर में, दूसरी धार्मिक किताबों के अंदर इतनी ज्ञान, वो चीजें हमारे को कोई पढ़ाता नहीं, जिसके कारण से हमें लाइफ की अंडरस्टैंडिंग नहीं। दैट इज द बिगेस्ट मिजरी ऑफ दिस, एटलीस्ट हिंदुस्तान के इतना ट्रेजर है जो कि नहीं कर सकते। तो सर आपकी बातों से तो साफ पता चल रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं। तो पता नहीं, पर जिंदगी के मजे ले रहा हूँ। हाँ जी, स्पिरिचुअल हूँ कि नहीं कुछ पता नहीं मुझे। नहीं, आपकी इंस्टा बायो में भी लिखा हुआ है। लिख दिया होगा कभी, जी। ऐसी गलतियां मैं कभी कभी कर देता हूँ। जी सर, अभी भारतीय कानून व्यवस्था में ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो आज के युवाओं को नहीं पता, और वो काफी सारी गलतियां कर देते हैं, चाहे वो साइबर क्राइम से रिलेटेड हो या ट्रैफिक से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो नेचुरली देयर इज नो एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, यू मस्ट नो लॉ, नो द लॉ। अगर आप मालूम क्या है, आप लॉ को जहां पर ब्रेक करते हो, मोमेंट यू ब्रेक द लॉ, यू आर इंक्रोचिंग इनटू द फ्रीडम ऑफ, यू डोंट हैव एनी राइट टू डू दैट। अगर मैं ट्रैफिक रूल को वायलेट करता हूं, अगर मैंने ट्रैफिक रेड लाइट को क्रॉस किया, कोई और गाड़ी जो दूसरी ग्रीन लाइन पे चल रही है, वो उसकी लाइफ को मैं रिस्क पे डाल रहा हूं, तो दैट्स नॉट राइट। देयर इज नो एक्सक्यूज, एब्सोल्युटली नो एक्सक्यूज, वन हैज टू बी अवेयर ऑफ इट। सेल्फ डिसिप्लिन जिसके अंदर कह सकते हैं। जी सर, आपने कभी अपने पर्सनल एथिक्स और प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस के बीच में कोई वो महसूस किया है, असमंजस? हाँ, तो आप साझा करें। कॉन्फ्लिक्ट आते हैं कभी कभी जो है ना, तो लेकिन प्रेफर मैं अपने हार्ट को देता हूं। कई बार, एक बार मेरे पास में एक सुप्रीम कोर्ट का मैटर आया, उस लड़की ने आके स्टोरी बताई कि जो वो अपने पेरेंट के साथ असम से सिलीगुड़ी की तरफ आ रही थी, शी वाज जस्ट 3 to 4 years ओनली, और उस टाइम पे वो असम के बोडोलैंड वगैरह जो हादसे वगैरह होते थे, उसके अंदर उसके दोनों पेरेंट्स और उसके भाई का मतलब मार दिया गया था। उसको भी पता भी नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट वो उनसे अलग होगी। तो उसको दार्जिलिंग के अंदर एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल के अंदर उसको किसी ने जाके उसको एडमिट कर दिया। शी डजंट नो द बैकग्राउंड हिस्ट्री, वो पेरेंट्स वो कहाँ से थी, वो कहाँ गए कहाँ नहीं, कुछ बेचारी को पता नहीं। तो जब उसने अपनी ये स्टोरी बताई मुझे, उसके बाद में मुझे दिमाग में एक आया कि भी
फीस लूं या नहीं लूं, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं इस लड़की का फीस नहीं लूंगा। जब बात आएगी उसे पूरा ब्रीफली फीस की जब बात आई तो मैं बोला नहीं लूंगा। बोला सर नहीं, आई एम कैप, उस टाइम पे मैं ये आ रहा था, लेकिन आज आई एम इंडिया टुडे, इंडिया टुडे के अंदर वो सी वॉज वेरी हैंडसमली अर्निंग पर्सन। प्लस सर आई एम कैपेबल ऑफ पेइंग इट, आई हैव नो प्रॉब्लम। मगर नो, मेरे अंदर से एक आवाज ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है कि मैं उस बैकग्राउंड को सुनते हुए मेरे अंदर से कुछ एक ऑलरेडी हो चुका है सिग्नल कि मैं आपसे फीस नहीं लूंगा, तो नहीं लूंगा। तो मैंने एक चीज में प्रोफेशन, ये भी एक जो लॉ प्रोफेशन के जो स्टूडेंट है या मतलब आना चाहते हैं या उसमें है, जो मुझे, मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे नहीं पता, आई डोंट से दैट, मैं पंडित तो जो है ना सब कुछ मेरी बातें हर ठीक है, लेकिन मुझे जो समझ में आया मैं कहता हूँ डेवलप द रिलेशन, बिजनेस विल फॉलो। अगर आप बिजनेस के लिए किसी चीज के पीछे भागोगे तो भागते रहोगे, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। और अगर आप जस्ट डेवलप द रिलेशन, हार्टली उसको काम को कीजिए, लोगों से दिल से मिलिए विदाउट एनी एजेंडा, उनको एक्सटॉर्ट करने के लिए कुछ करें, तो वो लोग कहीं जा ही नहीं सकते। फिर आपको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपका वो क्लाइंट सोचो कि वो जब तक रहेगा वो तब तक उसके जानने वाले, उसके फ्रेंड सर्कल, उसके कॉलीग में, उसके रिलेशन में कोई भी अगर जो है इशू आएगा, लीगल एडवाइस चाहिए, तो वो दे इमीडिएटली से, एक ही आदमी है उसके पास। That's how, और वो भी मेरे इंटेंशन ये नहीं को इसलिए मैं इसको कर रहा हूं, मेरे दिल से आता है कि इसका ये करना है तो करना है। मेरी एक क्लाइंट है जो कि गोल्फ कोर्स कर्मा लेक लैंड की मालकिन है, ठीक है, हजारों करोड़ की मालकिन है, लेकिन मैंने उसके 3 केस किए, पर्सनल केस किए, आई डिड नॉट चार्ज इन सिंगल पेनी। वो सोचती है कि वो आज के दिन कहती है मुझे कोई मौका दे उसके मैं दिसंबर में महीना सारा जो है मैं गोवा में जाता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, जून का महीना मैं जंगलों में रहता हूँ, पूरा मेडिटेशन करता हूँ टोटल करो। तो वो उनके गोवा में 2-2 बंगले हैं, वो कहती चिल्लाती रह जाती, तुम मेरे यहाँ आके क्यों नहीं रुकते, मेरे बंगले में क्यों नहीं रुकूंगा। तो मैं उसको इतना भी स्कोप नहीं दे रहा हूँ कि जो है ना वो बल्कि ऑब्लाइज करना चाहती हूँ। नहीं, मैंने दिल से अच्छा लगा, क्योंकि वो लेडी ऐसी है कि जो उसकी पेंटिंग है, ये पेंटिंग उसी ने दी, ये वो ये डू यू नो द वैल्यू ऑफ दिस पेंटिंग, इस साइज की पेंटिंग उसकी 26 लाख की बिकती। नेम इज अंकी भूटिया, इफ यू गो इट, ये इसकी 4-4 लाख की, ये 4 पेंटिंग जो है, ये पेंटिंग भी मिस्टीरियल इसलिए मेरे को जबरदस्ती, मैं वो कहती कि आपकी नाकों में कभी मुझे देखा नहीं, मेरा जो नाक ये ले लूं वो ले लूं। मुझे सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब जो मैं जाता हूं तो कर्मा लेक लैंड जो उसके ऊपर जो ना गोल्फ कोर्स के बंगलो है, उसके अंदर एक, उस बंगले के अंदर एक कमरा है जो कि डेजिग्नेटेड टू सतगुरु के लिए, जगी वासुदेव। वो कहती है या तो आप रुकते इस कमरे में या जगी वासुदेव के रिजर्व बनाया, जब ये बंगला बनाया गया तो उनके लिए स्पेशली ये रूम है, सच ए होलिस्टिक रूम। बोलता या आप है, सिर्फ 2 ही आदमी रुकते। इतना प्रेम, इतना सम्मान, इतना आदर, वो मैं अगर फीस भी लेता 5, 4, 7, 10, 15, 20 लाख रुपए ले लेता, कहां से मिलेगा। तो मैं उस चीज में मैं प्यार कमाता हूं, ठीक है, रिलेशनशिप कमाता हूं, मैं दोस्ती कमाता हूं, वो कमाता हूं, वो मेरा सबसे बड़ा खजाना है। जो मैंने वकालत के अंदर चाहूं तो मैं, मेरे दोस्त भी हैं जो मेरे बहुत सारे वकील हैं जो पर डे के 30-30, 35-35, 40 लाख रुपए पर डे कमाने वाले, एक दिन, महीना नहीं, एक दिन के कमाने वाले हैं। लेकिन वो कहते हैं यार तेरे से जलन होती है, वो मेरी सबसे बड़ी कमाई। मैंने बताया मैं नेपाल से 2003 से 2 से ही मैं पूरा जून का महीना या तो यूरोप प्रोग्राम ना नेपाल में रहता हूँ, मैक्सिमम नेपाल में रहता पूरा महीना। तो एक बार मैं जो है ना जैसे ही एयरक्राफ्ट से लैंड किया दिल्ली के अंदर, तो एक मेरे दोस्त है एसीपी, उनका फोन आया, बोलता कहाँ है तू। मैं कहा यार मैं अभी प्लस साले उनका हमारा एक और कॉमन फ्रेंड ओएसीपी था, वो सीबीआई के किसी रेड के अंदर फंस गया था जो ना, सीबीआई केस में, करप्शन केस के अंदर। बोला तेरे को साले, तेरे को वही दोस्तों वाली गालियों के साथ में, साले तेरे को मैं इतना फोन कर रहे, तू आउट ऑफ रीच है, तू हमारे किसी काम का नहीं, ये है वो है, हालांकि तू अपने आप को कपिल सिब्बल से भी ज्यादा बड़ा समझता है, वो देखो वो यहाँ पर कोर्टों में पेश हो रहे, तेरा फोन तक भी नहीं मिलता है। वो अब मैं मेडिटेशन करके आया हूँ, शांत हूँ, मैं उसको सुन रहा हूँ, 10-15 मिनट तो दे गालियां दे रहा है वो जो ना। जब उन्होंने अपनी सारा उसका मुंह सूख गया, ये खास करके देखना, कोई अगर दूसरा ज्यादा एग्रेसिव या उस तरह से कर रहा है ना, आप चुप रहे, उसका मुंह का थूक जो 10 मिनट में सूख जाएगा।
तो सर, जैसे कि आजकल एक केस बहुत ज्यादा ट्रेंड पे चल रहा है, लॉरेंस बिश्नोई, वो काफी सारे सेलिब्रिटीज को जो है धमकियां भेजे जा रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अब उसके बारे में देखो, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है और फैक्ट्स तो सामने आएंगे, तब इन्वेस्टिगेशन में पूरा पूरा वो तो रिवील हुई नहीं है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, देखो, लॉ मस्ट टेक इट्स ऑन कोर्स, और बदमाशी का इतना ज्यादा तो अलाउ करेंगे तो ठीक नहीं है देश के लिए, हार्मनी के लिए। आई पर्सनली फील कि किसी भी बदमाश को प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए जी। इंडिया के, मतलब हर नागरिक को शांति से रहने का हक है। That's it. पर सर, काले हिरण का शिकार के केस में जो सलमान खान को धमकियां दी जा रही है लगातार, और फिर बाबा सिद्दीकी की हत्या, तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कितना सही है? देखो, काला हिरण और बाबा सिद्दीकी का दोनों सेपरेट इशू हैं। काला हिरण में देखो, कोर्ट ने माना है कि वो गिल्टी है और कोर्ट ने उसको सजा दी है, वो अपील में है। लेकिन क्या होता है ना कि थोड़ा सा आप विष्णुई समाज के बैकग्राउंड में जाएंगे ना, तो आपको यू हैव टू रेस्पेक्ट दैट आल्सो। ठीक है, आपने, कोर्ट ने सजा दे दी, लेकिन वहां के जो समाज है, उस समाज को जो लगाया, उन्होंने एक ही, इस मामले में मैं चाहे बिश्नोई की मैंने स्टेटमेंट पढ़ी थी, वो कहते जी हमारे समाज में उनका एक जो मंदिर है उसके अंदर जाके एक बार माफी मांग ली है, तो हमारे समाज को ही, वो बिश्नोई की नहीं, पूरे बिश्नोई समाज का, हमारा कोई इशू नहीं, एक बार वो जाके माफी मांग ले। लेकिन उसके लिए अगर नेचुरली बात है, प्रोटेक्शन दी जाएगी भैया। अगर वो ये कहना चाहेगी ठीक है, मैं एक हार्मनी क्रिएट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा चीज बहुत बार देखी गई है। हरियाणा के अंदर हमने देखा कि गांव के अंदर बहुत सैकड़ों मर्डर हो चुके थे आपस में, एक दूसरे को ना क्रॉस में। तो मर्डर केस के अंदर, जैसे रेप केस में, इनके अंदर कंप्रोमाइज नहीं होते हैं, लेकिन सालों तक, मतलब 15-20 साल तक, मतलब मेल आदमी नहीं बचे थे, या तो जेल में थे या मर चुके थे। ये हालात हो चुके, क्योंकि रिश्तेदार, शादियां भी नहीं होती, तो लड़कियां इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी उस परिवार में, क्योंकि वो रिश्तेदारों को भी मार देते थे। तो फिर हाई कोर्ट ने ये देखा कि भाई जो है ना, कैसे शांति लाई जाए, ये तो ये इधर मारते हैं, इधर मारते हैं, इधर मारते हैं। तो लास्टली दोनों उनके अंदर जो है समझौता करवाया गया। हाई कोर्ट ने जितने भी जेल वेल में थे सबको कंप्रोमाइज, पहले एक स्पेशल केस लिया गया और उनको बरी कर दिया गया, और उस गांव के आज पूरी शांति। तो अगर किसी अगर शांति से बड़ी, उसके लिए कुछ कहते हैं ना कि शांति के लिए अगर कुछ पे भी करना पड़े, कीमत भी देनी पड़े, तो दे देनी चाहिए। और अगर टेंशन, क्लेश, डर, भय अगर साथ में कुछ लेके भी आता है ना, पैसा, धन दौलत भी लेकर आता है, तो कभी भी नहीं लेना चाहिए। तो ये एडामेंसी की भी जो ना, जैसे उसके सलमान खान के फादर की भी स्टेटमेंट आई कि क्यों माफी मांगे, क्या गलती की है उसने। आप ये कैसे कह रहे गलती नहीं की? ये तो कोर्ट ने, भैया, कोर्ट ऑफ लॉ ने आपको सजा दे चुकी है, तो गलती तो की है, क्यों? उसने कोई गलती नहीं की, ये कहना उनका गलत है। तो मेरे ख्याल में ये दोनों समाजों को इधर से भी, ये बीच में सरकार और कोर्ट को लेकर के, अगर एक चीज, ये बिश्नोई को छोड़ दो, ये लॉरेंस बिश्नोई छोड़ दो, एक बिश्नोई समाज को और इनको एक हार्मोनाइज तरीके से इसको, क्योंकि उनके सेंटीमेंट देखो, कैन यू बिलीव, कोई हिरण मर जाता है ना और उसका बच्चा होता है, तो वहां की औरतें उसको अपने जो है ना दूध पिलाती हैं। जो बच्ची, जिस औरत को दूध आता है, जो बच्चा है छोटा, तो वो उसको दूध पिलाती है। इतना, मतलब बच्चे से ज्यादा प्रेम, वहां के उतने सेंटीमेंट जुड़े हुए और सदियों से जुड़े हुए, तो उस सेंटीमेंट को का बहुत वैल्यू होती है। तो उनके सेंटीमेंट को अगर वो रख दिया जाए तो क्या दिक्कत है? मेरे को नहीं लगता कोई हार्म है, तो कर लेना चाहिए। दैट्स माय पॉइंट। तो मतलब आपके हिसाब से उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए? माफी नहीं, ये कोई माफी, ये ईगो है, अहंकार है। अगर एक मेरे कहने से भी जो मैं माफी चाहता हूं इस समाज से, मैंने उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया, दैट्स इट। आप क्या लूज करते हैं? यू लूज नथिंग, यू मे गेन समथिंग। ठीक है। तो वो हमारे यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग चुटकुला होता, जो मेरे बचपन में 8वीं क्लास में था, जब मेरे को सुनाया गया था किसी ने, वो मेरे लिए गीता है वो, कि एक जाट की भैंस में, एक जो एक जाट की भैंस गुम हो गई,
तो एक जो है ना पंडित जी के पास में गया, बोला पंडित जी मेरी भैंस गुम होगी, जरा पता करियो, जरा मिल जाए तो बोला भाई 25 रुपए लगेंगे। तुम देखा 25,000 रुपए की भैंस अगर 25 रुपए मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं। चौधरी ने 25 रुपए निकाले और जो है ना पंडित जी को दे दी। पंडित जी ने अपनी जेब में डाले और बोला तेरी भैंस गुम है? बोला जी हाँ। बोला ध्यान से सुन, इधर आ। तो उसने बोला हाँ बोलो। बोला ढूंढता रहियो, मिल जाएगी, नहीं तो गुम तो है ही। भैया आपको ये एक अटेम्प्ट करने में क्या नुकसान है? वाई यू आर सो एडामेंट? जो उनके एडामेंट्स जी बोलूंगी उनकी इमोशंस को और ज्यादा हर्ट कर रही है। ये कह करके उसने क्या किया, उन्होंने क्या गलती की? ये वर्ड जो है ना उनके थोड़े ठीक नहीं। उसके सलमान खान के फादर के, जो सलीम के मैंने स्टेटमेंट पढ़ी उनकी, तो वो कहते हैं जी हम इतने भय में हैं, हम बालकोनी में नहीं बैठ सकते एजेंसीज में। तो इतना वो भी गलत है कि किसी को भय कर डराने का कोई वो हक नहीं बनता। मैं नहीं उस पावर के अंदर, लेकिन मैं शांति कैसे खरीदी जाए, दे के भी खरीदी जाए, तो मैं कहता हूँ कर लेना चाहिए। दैट्स माय पॉइंट। तो मतलब वही आपके हिसाब से उनको माफी मांग लेनी चाहिए। मैं तो उसको माफी वर्ड भी नहीं कहूंगा, मैं उसको कहूंगा कि जस्ट कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज भी नहीं है, जस्ट लिटिल बो, जो जिसमें भारीपन होता है, जिस पेड़ पे फल लगते वही झुकता है। ठीक है, जो सूखा ठूट होता है जिसपे फूल पत्ते कुछ भी नहीं होता वो यूं ही खड़ा रहता है जी। तो एक बड़ा हृदय दिखाए कर दे, क्या दिक्कत लगता है। और सर दूसरा संभल में जो हुआ उसके बारे में आप बताएं कि आपकी क्या राय थी? देखो वहां पे जो बड़ा अजीब सी सिचुएशन है हमारी। बड़े बड़े दिग्गज, अपने आप को जो कानून के ज्ञाता, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सोशलिस्ट, वो ये कह रहे हैं कि जी कोर्ट ने आज केस फाइल किया, अगले दिन उस पे सर्वे का नोटिस दे दिया, उससे अगले दिन कर दिया। एक तरफ तो कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो ना कानून व्यवस्था लचर पचर है, चलती नहीं है, कानून पे डेट पे डेट। सन्नी देओल की पिक्चर का डायलॉग भी बड़ा फेमस जी। और एक तरफ अगर कोर्ट उसको स्पीडियसली करती है तो उस पर भी हंगामा है। भाई इलीगल, मेरे को ये बता दीजिए, अगर कोर्ट के पास में सेशन कोर्ट का मतलब समझते हैं आप? पता आपको क्या होता है सेशन कोर्ट? ये सेशन वर्ड कहां से आया, आप बताएं। सेशन का कोर्ट का मतलब है केस एक कोर्ट के पास में आया तो एक ही सेशन में बैठे बैठे उस केस को खत्म करना है। कैन यू बिलीव इट? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेशन कोर्ट। उसी में अगला दिन भी नहीं, लेकिन वो क्योंकि खत्म नहीं हुआ इसलिए डेट दे दी, फिर खत्म नहीं हुआ फिर आगे डेट, फिर खत्म नहीं हुआ फिर डेट दे दी। सेशन का मतलब उसी सेशन में खत्म। तो अगर उस कोर्ट ने इतना स्पीड से कोई किया है, इतने सैकड़ों सालों से कोई चीज जो है ना दबी पड़ी थी, उसको इतनी स्पीड, बढ़िया है। दूध का दूध पानी, रोज की रोज काहे को जो है ना भाई लोगों को आपस में लड़ाना झगड़ाना है। एक तब जो होना है वो हो जाए। इलीगलिटी मेरे को बता दे, कोर्ट के आदेश में इलीगलिटी कैसी थी? नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे कर दिया कितनी स्पीड से। एक तरफ आप कहते हो स्पीड होनी चाहिए, दूसरी तरफ स्पीड कर दी तो जो है आप इसे करे, उसको आप सख्त नजर से देख रहे हो। दैट्स नॉट राइट। आप डबल फेस नहीं हो सकते। और लेट द लॉ टेक, भाई वो सर्वे किया है, सर्वे की जो रिपोर्ट आएगी रिपोर्ट बोल देगी। ठीक है, उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले भी हैं और दूसरे पुरातत्व इसके सब एक्सपर्ट्स हैं। वो जो मैं रिपोर्ट देंगे कोर्ट डिसाइड कर देगी। इसमें पत्थरबाजी, आगजनी, गोली मारना, धाड़ना, पॉलिटिकल ड्रामा, ये किस लिए भाई? लेट द कोर्ट एंड लेट द पुलिस डू इट्स ओन वर्क, डोंट इंटरफेयर इनटू दैट। तो अगर कोई पत्थरबाजी करेगा या हंगामा मचाएगा तो पुलिस विल टेक इट्स ओन कोर्स। ये एडमिशन उसको सरकार को लोगों ने चुना डेमोक्रेसी में इसलिए कि आपको चीफ मिनिस्टर बनाया गया, आपको होम मिनिस्टर बनाया गया, इसलिए बनाया गया ताकि आप लॉ एंड ऑर्डर को, सिस्टम को, एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर दे सकें। तो सर जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया था कि आप फार्मर बाय बर्थ हैं, आपने किसानी भी करी है, फिर आप एयरफोर्स में रहे और आप लॉ में आए हैं, तो आप किसानों की जो स्थिति है फिलहाल आंदोलन को लेकर के उससे काफी रिलेट कर पा रहे होंगे शायद। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है जो चल रहा है अभी, जैसे पहले धरना किया
दलित प्रेरणा स्थल पे, तो वहां से 400 किसानों को गिरफ्तार कर लिया। फिर उसके बाद जब महापंचायत हुई तो 34 किसानों को गिरफ्तार कर लिया। तो ये क्या सही है या गलत है? देखो, अगर लॉ एजेंसीज को अगर लगेगा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है, किसानों का अपने डिमांड्स हैं, वो अपनी डिमांड शांतिपूर्वक रख सकते हैं, उनको कोई हक नहीं है कि वायलेंस करें, पहली बात। अगर वायलेंस करेंगे तो देखो उसके लिए फिर उनके राइट खत्म हो जाते, फिर ड्यूटी आ जाती है, राइट हो जाते हैं दूसरे सिटीजन्स के। उस सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ मेंटेनिंग एजेंसीज हैं, उनको फिर एक्शन लेना पड़ेगा। तो उसके लिए अरेस्ट भी किया जा सकता है, लाठीचार्ज भी हो सकता है, जो भी जैसी सिचुएशन होगी वो तो ऑन द स्पॉट जो ना डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, वो डिसाइड करता है कि क्या करना है। पर सर, जब दलित प्रेरणा स्थल से जब 700 किसानों को गिरफ्तार किया गया था, तो वहां तो वो शांतिपूर्ण हवन कर रहे थे, तब किया गया, और अगले दिन महापंचायत से तुरंत पहले उन्हें आजाद भी कर दिया गया। तो ये आप बताएं। वो देखो सिचुएशन मेरे इतना ज्यादा जिस पे पूरा मेरे को नॉलेज नहीं है, तो आई शुड नॉट स्पीक ऑन दैट। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे देखने के लिए फॉलो करें डियर इंडिया टीवी को। हाँ, मैं भी अपनी जिंदगी के जो अनुभव हैं, चाहे किसानी से लेकर के हैं, चाहे लॉ से रिलेटेड है, या डिफेंस से रिलेटेड है, या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, जो या आम चारों तरफ से इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो मेरी सोच है, जो उसको मैं अपने बेबाक तरीके से रखता हूं। अगर आपको इस तरह की बेबाक चीजें अगर सुननी है, देखनी है, तो मेरा चैनल है धर्मराज ओला, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसको देखिए। थैंक यू सो मच, शेयर कीजिए।